हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि पिछले कई सालों में आप देखें 2018 से। तो ये जो प्रश्न आज आप देखेंगे ये बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम आप इन्हीं प्रश्नों में से देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रश्न आपके लघुत्तरीय हैं और कुछ प्रश्न हैं जो कि दीर्घोत्तरीय हैं, और हम बात करेंगे किस लेसन से, कहां से, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और आज जो आप प्रश्न देखेंगे ये पिछले सालों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार पूछे गए हैं कई साल तक। ठीक है, तो आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी आपका लेसन है वहां से इसके आंसर को देख के अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको शॉर्ट फॉर्म वाले, जो आपको किस क्लास से मिलेंगे, जो कि जब क्लास में उसके अर्थ को समझाए गए हैं तब आपको वहां से मिलेंगे। उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है पहले, फिर अपने से लिखना है, देखना है कि कितने क्वेश्चन हैं या आप कितने नंबर तक के इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, चाहे वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या फिर लघुत्तरीय प्रश्न हो। ठीक है, तो आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको इन प्रश्नों को जरूर ही तैयार कर लेना है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में समझिए आपको यहाँ से ही मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे। लगभग सारे प्रश्न आपके सब्जेक्टिव वाले यहीं से मिलेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और यही सारे प्रश्न घूमते फिरते रहते हैं, बस तरीका अलग हो सकता है। तो आंसर भी आपको वही लिखना है, बस कभी वो लघुत्तरीय में प्रश्न दे देगा वही, कभी दीर्घोत्तरीय में, तो कभी कुछ बढ़ा के दे देगा। बस आपको उसी तरीके से आंसर को लिखना है। ठीक है, चलिए, तो जैसे लघुत्तरीय वाले हम प्रश्नों को देखें तो इसमें कह रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। ठीक है, अब या फिर इटली का एकीकरण पूछ लेता है या फिर मेजनी का योगदान, तो बात वही है, आपको इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में कभी बिस्मार्क की भूमिका दे दिया है यहाँ पर, कभी आपको गैरीबाल्डी दे सकता है, कभी कावूर दे सकता है, और यही प्रश्न जब दीर्घोत्तरीय में पूछ सकता है तो वो तीनों को एक साथ दे सकता है। तो आपको तीनों को तैयार कर लेना है। दीर्घोत्तरीय भी बन जाएगा, लघुत्तरीय में किसी का भी आया तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? आपसे हमेशा फ्रांसीसी क्रांति के कारण देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और आपको पता ही है कि यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, 2 चैप्टर अगर आप इतिहास में पढ़ते हैं तो आपका 20 नंबर यहीं से बन जाता है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला के लगभग सारे प्रश्न जो हैं वो इतिहास, अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ते तो आपका इतिहास समझिए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट, ये आपका राष्ट्रवाद के उदय से, भारत में राष्ट्रवाद से पूछ रहा है। दिल्ली समझौता या फिर जिसे आप इरविन समझौता कहते हैं वो पूछा है कि वो क्या है। अगला है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी क्लास में हमने देखा है। जलोढ़ मृदा की विशेषता आपसे पूछ रहा है, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। और भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों का आपको उल्लेख करना है कि किस तरह से भारत में वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। लौह अयस्क के आपके प्रकार बताने हैं, चारों लौह अयस्क यहाँ पर आपको बस लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खनिजों के संरक्षण और उसके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिज संसाधन से ये क्वेश्चन है। खादर और बांगर में 3 अंतर बताइए। जलोढ़ मृदा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए आपसे खादर और बांगर के 3 अंतर पूछ रहा है। ठीक है, अगला है संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको आपको बताना है। जल संसाधन क्या है, इसका उपयोग बताना है, जल का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? भूगोल में हम देखते हैं मृदा संरक्षण है, और फिर नहीं तो भूमि मृदा अपर्दन है, मृदा क्षरण है। ये सारे टॉपिक जो इसके कारण, इसके निवारण या फिर जितनी प्रकार की मिट्टियां हैं, ये सब भूगोल में आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, धात्विक और अधात्विक खनिज में आपसे अंतर पूछ रहा है। वन जीवों के हास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करिए कि वन के जीवों का हास कैसे होता है। वन काटने से होता है, उद्योग लगाने से, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर्यावरण प्रदूषण से होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो सकता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि भारतीय कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला कह रहा है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। रबी और खरीफ की फसल में आपको अंतर पूछ रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए रबी और खरीफ की फसल कौन कौन सी है, किस समय उगाई जाती है, कितना समय का ड्यूरेशन होता है, यही आपको अंतर में लिखना है। ठीक है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन तो बहुत बार कराया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं 3 प्रावधानों का जिक्र करें जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार कराया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ये भी कराया हुआ है। लगभग सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं वीडियो में। ठीक है, सत्ता की साझेदारी को में लोकतंत्र का क्या महत्व है, ये बताना है। नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बतलाइए। अगला प्रश्न है दल बदल कानून क्या है। अगला है सूचना के अधिकार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 में आया, इससे आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पहले लिखेंगे, चिपको आंदोलन क्या है, किसने शुरू किया था, फिर इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों शुरू हुआ था, इसको बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, अगर है तो उसको आपको बताना, स्पष्ट करना है कि क्यों है। ठीक है, ये नहीं कि बस हाँ ना लिख के छोड़ देंगे, क्यों है उसको आपको थोड़ी सी व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है ये भी पूछता है। सतत विकास क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया भी गया है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव को बताइए। वैश्वीकरण क्या है तो सभी को परिभाषा आनी चाहिए और आपसे पूछ रहा है इसके 4 सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है, नकारात्मक नहीं लिखेंगे। चलिए, अब है आपके पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक, या फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो भी बात वही है, लेकिन इस समय फोकस हमारा रहता है इस पे। और जब केवल संक्षिप्त विवरण देता है तो हम हेडिंग डाल के इनको नहीं लिखते, बल्कि इटली के एकीकरण के साथ इनका जो योगदान है उसी में लिखते हैं। लेकिन जब ये योगदान स्पेसिफिक इनका पूछता है तब हम तीनों की हेडिंग डालकर लिखते हैं। ठीक है, चलिए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है ये बतानी है। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, जर्मनी का एकीकरण में आप जो है बिस्मार्क की भूमिका ये भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लघु उत्तरी में तो दिखाया मैंने, दीर्घ उत्तरी में उसको थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का वर्णन करिए। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का वर्णन करिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और कारणों की आपको विवेचना करनी है, या फिर गांधी जी की भूमिका पूछता है। ठीक है, आंदोलनों में या फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी, गांधी जी की क्या भूमिका थी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की क्या भूमिका थी, इसमें हम क्या करते हैं, गांधी जी के जो भी 3 आंदोलन पहले हुए थे वो भी कभी कभी पूछ लेता है। आपको मैंने बहुत बार बताया है तीनों आंदोलन, और जब गांधी जी की भूमिका पूछेगा तो वो तीनों आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो, सारे आंदोलन थोड़ा थोड़ा करके हम लिखेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, तो केवल मार्क करके सारे आंदोलन लिखेंगे, गांधी जी की क्या भूमिका रही, क्या क्या काम उन्होंने किया, सब लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण के कारण और आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस में स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया है, और सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके पास जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव या फिर कमजोर स्थिति में है।
मतलब कि जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ क्या किया गया है, भेदभाव किया गया है और उनको कमजोर स्थिति में दिखाया गया है। अगला प्रश्न क्या है, संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार सहायक होती है। संघीय व्यवस्था जो है वो राष्ट्रीय एकता और मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार सहायक होती है, ये बताना है आपको। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, राजनीति दलों के प्रमुख कार्य बताइए। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसकी आप विवेचना कीजिए। अगला कह रहा है, परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के किस तरह के लोकतंत्र को प्रभावित करती है। 16वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इसको आपको बताना है। अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, वर्णन करिए। 19वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा कीजिए। उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिए गए हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है, बतानी है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, सेम ही है। देखिए, जब विशेषता लिखने के लिए कह रहा है, मतलब कि जितने भी संरक्षण अधिनियम हैं 1986 के अंतर्गत जो भी अधिकार हैं वही आपको बताने, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया है, लेकिन आंसर जो है वो लगभग एक ही है। आपको विशेषता बतानी होगी कि किस तरह से, पहले तो आप यही बताएंगे ना कौन कौन से अधिकार हैं, फिर उसकी विशेषता बताएंगे, उस अधिकार के होने से क्या लाभ मिला है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, लिखना है। ऐसा नहीं है एक बार पढ़िए, जहां से भी नोट से आप एक बार पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों को टिक करके एक बार आप पढ़िए, उसके बाद उसको लिखने का प्रयास करिए, लिखने की कोशिश करिए। और मुख्य रूप से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एग्जाम में आपको सोशल साइंस में लिखना ज़्यादा होता है। एग्जाम में जब आप लिखते ज़्यादा हैं तो फिर अगर आपकी स्पीड नहीं है या सोचने की क्षमता नहीं उस समय बन पा रही है, आप याद नहीं किए हुए हैं, आपके पास कंटेंट ही नहीं है, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। सोचेंगे फिर लिखेंगे तो धीरे धीरे लिखेंगे। जब आपकी लिखने की स्पीड होगी तो शुरू से अंत तक आपकी कॉपी में एक ही जैसी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है शुरू में कुछ लोग बहुत सुंदर लिख देते हैं, फिर लास्ट में जाके जब समय ही नहीं रहता तो बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, बहुत हौच पौच कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, समय को देखते हुए अपने क्वेश्चंस के समय को बांट करके उतने ही समय में उतने क्वेश्चन को करने हैं मुझे। कैसे करना है, ये शुरू से जब आप मॉडल पेपर लगाएंगे, गेस्ट पेपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, उतने समय में करना चाहेंगे, करेंगे तब होगा। लेकिन ये करेंगे कब आप, जब आप पहले से इसको तैयार किए रहेंगे तब। तो पहले प्रश्नों को तैयार करिए, लिखने की कोशिश करिए, फिर आप समय ही नहीं है आपके पास, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इन सभी को लगाइए। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।